वेलकम बैक नाज़रीन। सर, जब से आईनी बेंच बना है पेंडेंसी कम हुई है, बढ़ी है? और अमीरुद्दीन खान साहब की सरबराही वाला बेंच जो है, इसकी कोई कौन सी जजमेंट ऐसी आई है कि जिसको आप मैं हम लोग सारे जरा साइट कर सके, लोगों के सामने कह सके कि देखें यार क्या कमाल की जजमेंट आई है? देखें, अभी जो मेन केसेस हुए हैं जी सबसे अहम केस मिलिट्री कोर्ट्स वाला है। जी वो बिल्कुल अपने इख्तिताम पे पहुंचने वाला है और सबकी नजरें उस पे हैं। जी। और मतलब है कि हम उसका वेट कर रहे हैं। और इस किस्म की जजमेंट जो हैं, बाकी जो पहले शुरू में लगे थे वो तो सारे इन्फ्रेक्चुअस मैटर्स थे। हाँ, इंपॉर्टेंट केसेस जिनको आप कह सकते हैं मिलिट्री कोर्ट्स वाला है। ऑफ कोर्स मिलिट्री कोर्ट्स वाला एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा जो इन्होंने करना है। या फिर अभी 27 को फिक्स हो गया 26वीं तरमीम वाला। इस किस्म के जो केसेस हैं वो अब फिक्स हो रहे हैं। तो आप देखें, अब आप कहते हैं जी कि अभी तो दिन को कितना अरसा हुआ है, तो वो पहले जो 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 डेडलॉक था, जो बहुत सारे केसेस ऐसे जो पेंडिंग थे फॉर नथिंग, वो सारे फारग हुए हैं। कम अज कम वो जो कोसा साहब, सर साथ वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रहे हैं, जरा कोसा साहब से कोई पूछ ले। कोसा साहब, पेंडेंसी कोई कम हुई है सर? क्योंकि पेंडेंसी का ये आपको और मुझे बताया जाता रहा पाकिस्तानियों को कि जरा आप केसेस बहुत ज्यादा हैं तो आईनी बेंच बन जाएगा तो केसेस की पेंडेंसी कम हो जाएगी। सर, आईनी बेंच भी बन गया, वह परफॉर्म भी कर रहा है, पेंडेंसी कम हुई है सर? ये तो आप बेहतर समझते हैं कि आईनी बेंच को कितने दिन हो गए मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस सुनते हुए और उसकी वजह से कितने केसेस पे असरात पड़े हैं। थैंक यू वेरी मच, आई जस्ट वांटेड टू कोट दैट, थैंक यू। मैं जरा क्लियर कर दूं कि ये जो हमने किसी जज को नहीं कहा कि बेनिफिशियरी जजेस हैं, ये नॉन अभी अभी सब आप दोनों कह रहे थे, आप बेनिफिशियरी जजेस साकब साहब ने कहा है कि ये शायबा भी क्रिएट नहीं, इस तरह ना कहे ना। नहीं सर, 26th अमेंडमेंट को लेकर बना ना कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है सर, उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है। इंप्रेशन भी ना क्रिएट हो बायसनेस का, तो सारे की बात नहीं होनी चाहिए ताकि ये सारे जजेस जो हैं ये इस पे फैसला कर लें। क्या एक जज दूसरे जज से फौकियत रखता है? इसमें क्या हर्ज है? अगर बुकला की इतनी बड़ी कम्युनिटी आपसे डिमांड कर रही है कि आप सारा सुन लें, क्या माजी में फुल कोर्ट नहीं सुनती रही इंपॉर्टेंट केसेस? क्या माजी में जो है ये इस तरह से फुल कोर्ट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बिठाकर नहीं सुना गया? और ये कह देना कि पहाड़ गिर गया, पहाड़ तो 3 नवंबर को भी गिरा था, मगर जब 3 नवंबर को कलादम करार दिया गया फैसला इमरजेंसी का जो मुशर्रफ साहब ने लगाई थी, तो वो बैक डेट से उसको खत्म कर दिया गया था। इसी तरह बहुत सारा एनआरओ का पहाड़ गिरा था, उसको भी वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर किया गया। तो ये 26वीं तरमीम भी अगर एब इनिशियो वॉइड डिक्लेयर कर दी गई तो ये सारा सिलसिला जो है ये खराब हो जाएगा। इसलिए हमारी डिमांड है कि सारे जजेस बैठकर इसको सुन लें। इसमें आपकी भी तसल्ली हो जाएगी, हमारी भी तसल्ली हो जाएगी, और कुछ जो लोग हैं स्केप्टिक्स उनकी भी तसल्ली हो जाएगी। कोई कुछ बोल नहीं सकेगा। कोई साहब जरा आसान सा प्लीज मुझे समझाइएगा, कोई केस लगा हुआ है और लेट्स से कि इसी बेंच के सामने लगा हुआ है, मंसूर अली शाह साहब वाले बेंच के सामने लगा हुआ है, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई फैसला आने लगता है और वकील साहब उठते हैं, कहते हैं जनाब आप तो ये केस सुन नहीं सकते, आईनी बेंच सुनेगा। सर, उसमें इस सारे सिनेरियो के अंदर बार बार कोई भी ऐसा फैसला जो एट सम पॉइंट गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा हो, वकील साहब उठते हैं कह दें कि जनाब आप सुन नहीं सकते, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे जाएगा, देन व्हाट सर? देखिए, ये बायसनेस का जो मैटर है ये बड़ी देर पहले ये चला था, और इसमें आप जजेस को उनकी पर्सनल वजूहात पे कोई बंदा बायस क्लेम कर लेता था तो नॉर्मली जजेस रिक्यूज कर जाते थे कि आपको कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या आपका रिश्तेदार का केस लगा हुआ है या कोई ऐसा लगा हुआ है। मगर ये जो 9 पॉइंट्स हैं इस पर जब केस चल पड़ते हैं तो उनको इस बात पर किसी भी बात पर रिक्यूज का हटा देना वो स्टेट का वक्त और स्टेट का एक्सपेंस जाया करने के मुताबिक है। इस पर बुकला महाज का केस जो है पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट 276, इसमें मंसूर अली शाह साहब और चीफ जस्टिस उस वक्त थे काजी फायज ईसा साहब, इनकी जजमेंट है कि जो केस सुन लिया गया हो उसको उसी बेंच के पास रहने देना चाहिए, उसको ड्यूरिंग प्रोसीडिंग आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ये तो उस वक्त चीफ जस्टिस के पास ट्रांसफर की पावर्स थी जो कि कुछ जगह गलत इस्तेमाल हुई। पेंडिंग केसेस, सुने हुए केसेस जहां पे सरकार को ये लगा कि उनके खिलाफ जा रहा है, वो चीफ जस्टिस ने ट्रांसफर किया, वो आज तक क्रिटिसाइज होते हैं। तो यही राइट अब आप कैसे दे सकते हैं फिक्सेशन कमेटी को कि एक मैटर जो कि एक बेंच में चल रहा है और पार्ट हर्ड है उसको जजेस ने सुन लिया, तो क्या आपको लगता है कि आपके खिलाफ फैसला आएगा जजेस सरकार को, तो वो क्या जजेस ये इसको कमेटी के थ्रू ट्रांसफर करा लेगी? ये बिल्कुल गलत है। और इसीलिए सारी बार एसोसिएशंस, इलेक्टेड बार एसोसिएशंस ने और ऑल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी ने ये डिमांड की हुई है कि नहीं,
पेंडिंग जो केसेस हैं वो वही जज सुनेगा जिसके पास पेंडिंग है। और ये मंसूर अली शाह को हम सपोर्ट करते हैं, इनके बेंच को हम सपोर्ट करते हैं, इन्हीं के पास ये लगना चाहिए और इन्हीं को इसकी सुनवाई करनी चाहिए। इसमें ऐसा क्या हर्ज हो जाएगा अगर मंसूर अली शाह साहब ही इस पे फैसला। साहब आपने इलेक्टेड के ऊपर इतना एम्फेसाइज किया, मुझे फॉर अ सिंगल सेकंड मेरे माइंड में आया कि बार्स में भी फॉर्म 45 47 की पॉलिटिक्स तो नहीं होती सर? ये जी पाशा साहब बेहतर जानते हैं, हमारी बाय एंड लार्ज क्लीन ही है जी बात। नहीं सर, बार्स में मैंने कभी सुना नहीं इस तरह का फॉर्म 45। बार एसोसिएशन में ऐसा नहीं होता जी। और आप यकीन कर लें कि एक एक वोट के फर्क से फैसले होते हैं। That's true, sir. लेकिन ये है कि कभी इस तरह की बात नहीं हुई कि कोई धांधली की बात हो या इस तरह की। जी दैट्स ट्रू सर, मैंने इसीलिए थोड़ा क्लैरिफाई कर लिया। मैंने कहा इतना एम्फसाइज किया ना कोच साहब ने इलेक्टेड के ऊपर, सो आई थॉट कि मे बी वहां पे भी कोई एम्बिग्विटी क्रिएट होती है। और कभी बार में धांधली की बात हुई भी हो तो उसको इफेक्टिवली जो है चेक किया जाता है, उस पर टीम्स बैठती हैं और उसकी छानबीन होती है जी। यहाँ पे फॉर्म 47 इतनी आसानी से इशू नहीं होता। दैट्स ग्रेट। पाश साहब जाते जाते प्लीज ये भी फरमाइएगा कि 22 जनवरी को शो कॉज नोटिस जारी हुआ था एडिशनल रजिस्ट्रार साहब को, नजर अब्बास साहब को, वो तो ओएसडी हो गए सर, तो अब वो आके वजूहात भी नहीं बताएंगे कोर्ट में, द मैटर इज डन एंड डस्टेड के बस वो ओएसडी हो गए? नहीं, वो तो एज पर्सन तो वो जा सकते हैं ना, क्योंकि वो एक्ट जो उनकी मौजूदगी में जब वो सीट पे बैठे थे कोई हुए हैं और वो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो फिर ही हैज टू एक्सप्लेन दिस होल सिनेरियो, उनको आना पड़ेगा, ये तो बात नहीं है। तो साहब डू यू सेकंड पास ऑन दैट कि वो पेश होंगे और बताएंगे कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड? जी देखें, ये एक मैटर जो कि मंसूर अली शाह साहब के पास लगा, इरफान सादात साहब इनके साथ बैठे हुए थे उस वक्त, ये पार्ट हर्ड मैटर था जी। और जब ये पार्ट हर्ड था और इस पर ये ऑर्डर प्लेस हुआ कि इसको फलां दिन लगाएं, तो ये आप किसी और के पास नहीं लगाया जा सकता था। और ये जवाब जो है, अगर उन्होंने कोई कंटेम्प्ट की है, जिस तरह उनको शो कॉज इशू हुआ है, तो इसका जवाब वो उन्होंने इन पर्सन देना है। ये कंटेम्प्ट जो है ये ऑफिस के खिलाफ नहीं होती, ये पर्सन के खिलाफ होती है। जो चाहे वो ओएसडी डिक्लेयर हो गए हो, ये पाशा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो खुद आएंगे और वो अपना कॉन्डक्ट एक्सप्लेन करेंगे और अगर उनका सेटिस्फैक्टरी कॉन्डक्ट हुआ तो उनको कुछ नहीं, आगे ये मामला आगे चल पड़ेगा। और मगर अगर एक्सप्लेनेशन देनी हुई तो वो देंगे, बिल्कुल देंगे और हम सब सुनेंगे। और अगर वो सेटिस्फैक्टरी हुआ तो रिस्टोर हो जाएंगे वो? जी, ये तो फिर रिस्टोर होना चाहिए ना उनको। अगर उन्होंने ठीक किया तो उनको रिस्टोर होना चाहिए, मगर अगर उन्होंने गलत किया तो फिर उनको आर्टिकल 209 विद फुल फोर्स उन पर अप्लाई होना चाहिए। कौन साहब आपका बहुत शुक्रिया, हसन अपाश साहब आप दोनों मेहमानों का बहुत। कोई भी ऐसी जहां पर आए ना अमेंडमेंट आए कि जो आपकी और मेरी बेहतरी का बताया जाए, जिस तरह की 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर स्पेसिफिकली बात कर लें, तो जब ये आईनी तरमीम आई थी मुझे और आपको बताया गया था कि जनाब पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानियों का पैसा वक्त ज़ाया होता है, केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आईनी बेंच अलग से हो जाएगा, आईनी मामलात वो सुनता रहेगा, एक बेंच सुनता रहेगा, तो पेंडेंसी कम हो जाएगी, बाकी अदालतें रूटीन में काम करती रहेंगी। अब जो रीज़न इस सारे मामले के अंदर, जो मंसूर अली शाह साहब वाला मामला और अभी ये जो नदर अब्बास साहब वाला सारा मामला है, इसकी डिटेल्ड में आप रीजनिंग देखते हैं ना, तो लगता यह है कि भाईजान आपने पेंडेंसी कम करने के लिए यानी बेंच बनाया, लेकिन एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर दिया कि कोई भी केस रेगुलर बेंच सुन रहा हो, एक वकील साहब जाएं और बोलें कि जज साहब सर आप ये केस नहीं सुन सकते कि यानी बेंच सुनेगा, आप जुरिस्डिक्शन से बाहर है। एक नई डिबेट का आगाज़ हो गया हुआ है और इसको डिसाइड करना, यही इस पर बहुत सारे माहिर कानून 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी बहस करते थे कि पहले से डिसाइड कर लीजिए ना कि आईनी मामलात कौन कौन से हैं और कैसे सुने जाएंगे और कौन कौन से मामलात आईनी नहीं हैं। लेकिन आई थिंक अभी इसको मेच्योर होने को 26वीं आईनी तरमीम को बहुत सारा टाइम था, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी, इसके ऊपर वकला को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए था, बाज को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए था, रिटायर्ड जज साहबान और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं उन तमाम लोगों को भी ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए था। बट एट दैट टाइम गवर्नमेंट इतनी जल्दी में थी कि किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया। एंड फिर ये नतायज हैं जहाँ पर आप और मैं खड़े हुए हैं कि पेंडेंसी कम करते करते इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहे हैं कि जनाब वो पेंडेंसी बढ़ती ही जा रही है। आई होप एंड प्रे इन डेज टू कम मामलात कुछ बेहतर हों। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।